Hello and welcome once again to Edwiz Learning. This is SD and we are studying Science 1. लास्ट सेशन में हमने हीट चैप्टर को स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने अभी तक की जो हमारी जर्नी रही है उसमें क्या क्या चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, उनको मैं एक बार लिस्ट डाउन करता हूँ. सो बेसिकली वी नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हाउ कैन वी डिफाइन हीट, हाउ कैन वी डिफाइन टेम्परेचर. वी ऑल्सो गॉट टू नो कि फेज चेंज कैसे होता है जब आप एक बॉडी को एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट में हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका फेज चेंज होता है. अ सॉलिड ऑब्जेक्ट गोज इनटू लिक्विड स्टेट, अ लिक्विड ऑब्जेक्ट गोज इनटू द गैसियस स्टेट इफ यू प्रोवाइड हीट. अदर वे अराउंड, इफ यू रिमूव हीट, इफ यू एक्सट्रैक्ट हीट, द गैस विल टर्न इनटू लिक्विड एंड द लिक्विड विल स्टार्ट टर्निंग इनटू सॉलिड. तो ये हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में, फेज चेंज के बारे में जाना. देन वी फर्दर वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर डिटेल एंड वी गॉट टू नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनामेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. वाटर का एनामेलस एक्सपांशन हमने स्टडी किया और वहाँ पे हमको ये पता चला कि यार आइडियली जब आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसको हीट देते हो, तो इट्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. नाउ सिंस डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है डेंसिटी कम होना चाहिए. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो उसका डेंसिटी कम होना चाहिए. ये आइडियल एक्सपेक्टेशन है और ऐसा होना चाहिए. बट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ वाटर कि 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जब आप वाटर को हीट देते हो तो उस हीट के चलते water is expected to expand or the volume of water is expected to increase, but that does not happen. ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है. 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर एक्सपांड ना होके कॉन्ट्रैक्ट होता है. मीन्स व्हाट? मीन्स 0 से 4 डिग्री तक वाटर का वॉल्यूम कम होता है, रादर घटता है. और अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा. तो 0 से 4 डिग्री वॉल्यूम कम होना और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ना. तो 4 पे क्या हुआ? मिनिमम वॉल्यूम मिला. आई रिपीट, 0 से 4 डिग्री तक पानी का वॉल्यूम कम होना और उसके बाद 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम बढ़ना. इससे क्या हुआ? 4 डिग्री पे मुझे मिनिमम वॉल्यूम मिला वाटर का. ऑन द कॉन्ट्ररी, 0 से लेके 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ना और फिर डेंसिटी कम होना. 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ना और फिर डेंसिटी कम होना. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो इससे दो बातें पता चली कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होता है. दिस इज एनामेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. और एनामेलस एक्सपांशन ऑफ वाटर को पढ़ने के लिए, ठीक से समझने के लिए, वी डिड एन एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज होप्स अपैरेटस. हमने होप्स अपैरेटस वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसको समझा, जाना, ठीक से स्टडी किया. हमने देखा किस तरह से T1 का टेम्परेचर वेरी हो रहा है, किस तरह से T2 का टेम्परेचर वेरी हो रहा है. एंड वी गॉट टू नो दैट यूजिंग होप्स अपैरेटस वी कैन वेरी इजीली स्टडी, जस्टिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनामेलस एक्सपांशन. फिर एनामेलस एक्सपांशन का एप्लीकेशन नेचुरल वे में कहाँ है? तो एक्वाटिक लाइफ के केस में है. ऑल दी फ्लोरा एंड फाउना विच आर एग्जिस्टिंग डीप डाउन इनसाइड दी वाटर, दे आर एबल टू सर्वाइव इन विंटर बिकॉज एनामेलस एक्सपांशन एग्जिस्ट. एक पॉइंट पे बर्फ जमा हो जाती है लेकिन अंदर का जो पानी है वो सर्वाइव करने लायक का पानी है एंड द एक्वाटिक लाइफ कैन मेक इट थ्रू. यहाँ तक हम पहुँचे थे. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन आर गोइंग टू पुट सम मोर लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट विच इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड विच इज द पार्ट ऑफ साइंस. फर्स्ट वन among them is dew point and humidity. Now these two are different terms. ह्यूमिडिटी एक फिनोमेना है और ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है. ड्यू पॉइंट इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर while humidity is a phenomena. Let us try to understand both of them. What is humidity? The moisture in the atmosphere is called as humidity. हमारे आसपास जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो वाटर कंटेंट है, उसमें जो वेपर कंटेंट है, जो मॉइस्चर लेवल है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज expressed with the term of humidity. Dew point.
ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर। एयर का जो सैंपल है ना, उसमें जो भी मॉइस्चर है, एयर के सैंपल में जो भी मॉइस्चर है उसका एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही मॉइस्चर कंटेंट उसमें हो सकता है। अ पर्टिकुलर एयर सैंपल कैन होल्ड ऑन टू मॉइस्चर ओनली अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, एंड दैट पर्टिकुलर लिमिट is where it becomes saturated, is where it becomes saturated। तो ड्यू पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपका एयर सैंपल सैचुरेट हो जाता है, किससे? मॉइस्चर से। उस टेम्परेचर को बोलेंगे ड्यू पॉइंट। मतलब एक अगर एयर सैंपल दिया है और उस पर टेम्परेचर वेरी करते 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 मैं ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाऊं जहां पे अब जो मॉइस्चर है एयर में उससे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट वो होल्ड नहीं कर सकता, तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलूँगा? ड्यू पॉइंट बोलूँगा। So that is humidity for you, and this is dew point. Now what is absolute humidity? The mass of vapor present in unit volume of air is called absolute humidity. Unit volume, unit मतलब 1 मीटर क्यूब मान लो। So 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में जो वेपर कंटेंट है उसको हम लोग absolute humidity बोलते हैं। What is the SI unit? It is kg per meter क्यूब। उसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर यूनिट मीटर क्यूब। वाई? बिकॉज ऊपर आने वाला है मास और नीचे आने वाला है वॉल्यूम। मास का यूनिट है केजी और वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। इसके चलते जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, राइट। सो गिवन पर्टिकुलर 1 मीटर ग्राम वॉल्यूम में जितना मास ऑफ वेपर प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। Then comes the ratio of actual mass of vapor content in air for given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor is called relative humidity। मतलब actually कितना मास एग्जिस्ट करता है वेपर का और कितना मास रिक्वायर्ड है सैचुरेट बनाने को, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बोलने का मतलब ये कि अगर ये एयर सैंपल है और इसमें इतना वेपर है और इस एयर सैंपल को सैचुरेट करने के लिए इतना वेपर रिक्वायर्ड टोटल, सो इफ दिस इज प्रेजेंट एंड इफ दिस इज रिक्वायर्ड मोर, ओके, इन दैट केस इन दोनों का जो रेशियो है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? The ratio of actual mass of vapor present upon mass of vapor needed to make it saturated into 100 is called as relative humidity. At dew point relative humidity is 100%. So जैसे हमने शुरू में ही बोला, dew point कौन सा पॉइंट है? जहाँ पे वो पूरी तरह से सैचुरेट हो जाता है। Of course, so dew point पे कितना रहेगा relative humidity? 100% रहेगा। अगर 60% से ज़्यादा है relative humidity तो हम बोलते हैं कि एयर कैसा है? ह्यूमिड है। और 60% से कम होगा तो हम बोलते हैं कि एयर कैसा है? ड्राई है। तो गिवन एयर सैंपल में कितना मॉइस्चर है या कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू पे से, उस मैथमेटिकल वैल्यू पे से हम जज कर सकते हैं कि हमारा एयर सैंपल ह्यूमिड है या ड्राई है या फिर कंप्लीटली सैचुरेटेड है। ओके, एंड दैट हैपेंस एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। So that is all about dew point, humidity, absolute humidity and relative humidity। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा what is dew point, it's a temperature जहाँ पे given air sample saturate हो जाएगा वेपर से। हमने सीखा the concept of humidity which is nothing but amount of moisture content in air। फिर हमने सीखा what is absolute humidity जहाँ पे हम लोग यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास देखने वाले हैं। फिर हमने सीखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहाँ पे हम एक रेशियो कंपेयर करने वाले हैं जिसके न्यूमरेटर में आएगा एक्चुअल वेपर प्रेजेंट, मास ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेजेंट, और डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ वेपर रिक्वायर्ड। ठीक है, और इस पर से हमने ये भी सीखा कि अगर गिवन एयर सैंपल है और वो 60% से ज़्यादा अगर सैचुरेटेड है वेपर से तो ह्यूमिड है, 60% से कम है तो वो ड्राई है,
और ड्यू पॉइंट पे इट इज गोइंग टू बी 100% in terms of relative humidity. Moving ahead, unit of heat. Now we cannot forget first of all what is heat. Heat is nothing but a form of energy. Heat क्या है? Heat एक energy form है, right? और energy का unit क्या होता है बॉस? एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसलिए एसआई यूनिट ऑफ हीट भी क्या है? जूल है. सो एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ हीट इज जूल. बट देयर इज वन मोर हीट यूनिट विच इज कॉल्ड एज कैलोरी. ये भी हीट का यूनिट है. नोट इज कैलोरी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ वाटर बाय 1 degree Celsius. स्पेसिफिकली फ्रॉम 14.5 to 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कैलोरी. मतलब क्या? मतलब मान लो ये हमारे पास वाटर सैंपल है और ये वाटर सैंपल 1 ग्राम है इन टर्म्स ऑफ मास. मान लो इसका टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है और इसको आपने नीचे से हीट देना चालू किया, तो जितना हीट आपको देना पड़ेगा इस टेम्परेचर को बदल के 15.5 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, दैट हीट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? 1 calorie. So 1 calorie has a very specific definition. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, particularly from 14.5 to 15.5 degree Celsius, is called as 1 calorie or calorie. What is kilocalorie? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water बाय 1 डिग्री सेल्सियस. जैसे अभी ये सैंपल 1 ग्राम का था, वैसे ही कोई और सैंपल लिया हमने जो 1 kg है और उसका हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस से. तो उसको जितना हीट लगने वाला है उसको आप बोलोगे किलो कैलोरी. दैट हीट विल बी कॉल्ड एज किलो कैलोरी. अगेन दैट हैज टू बी इन अ स्पेसिफिक विंडो, दैट इज 14.5 to 15.5. ऑल्सो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज and 1 calorie is 4.18 जूल. ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, 1 calorie is 4.18 जूल, इसको याद रखो, ये बहुत ज़रूरी है. फ्रॉम मैथ्स एस्पेक्ट, फ्रॉम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, आपको कई जगह क्वेश्चन में हीट का जो सैंपल है, हीट का जो वैल्यू है वो जूल में दिया जाएगा. आपको कैलोरीज में कुछ आगे सम्स करने होंगे, कैलोरी में दिया जाएगा, आपसे फाइनल आंसर शायद से जूल में एक्सपेक्ट किया जाएगा. तो ये जो कन्वर्जन है 1 कैलोरी और जूल का, इसको प्लीज़ याद रखो दैट 1 कैलोरी इज नथिंग बट 4.18 जूल्स. व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना हो, पर्टिकुलरली 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको हम 1 कैलोरी बोलेंगे. और अगर 1 किलो का पानी सैंपल हो, 1 kg ऑफ वाटर इज प्रेजेंट एंड देन वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 14.5 to 15.5, that much amount of heat will be called as 1 kilocalorie. Also 1 kilocalorie is nothing but 1000 calories and 1 calorie is nothing but 4.18 joules. Okay, that is about unit of heat that you need to understand, remember and practice in the future. Moving ahead, let us try to understand specific heat capacity. Now specific heat capacity is one of the most interesting concepts of this chapter and it is a must requirement कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लो, बिकॉज इस चैप्टर से जितने न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड हैं वो मोर ओवर इसी कॉन्सेप्ट से एक्सपेक्टेड हैं. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज गोइंग टू ड्राइव द न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर दिस चैप्टर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे बाद में जाते हैं, पहले एक उससे रिलेटेड एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे अ ट्रे विथ थिक लेयर ऑफ वैक्स, सॉलिड स्फीयर्स ऑफ आयरन, लेड एंड कॉपर ऑफ इक्वल मास, बर्नर और स्पिरिट लैम्प एंड लार्ज बीकर. इतनी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी में. ठीक है, एक ट्रे चाहिए जिसमें थिक लेयर ऑफ वैक्स हो, फिर हमको सॉलिड स्फीयर्स चाहिए, किसके किसके? आयरन के, लेड के एंड कॉपर के. ये 3 स्फीयर चाहिए. कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि उनका मास सेम होना चाहिए. देन वी नीड समथिंग टू गिव द हीट. आप बर्नर ले लो, स्पिरिट लैम्प ले लो, वॉट एवर, वी नीड समथिंग टू हीट. ठीक है, व्हाट डू यू डू? टेक 3 spheres of iron, copper and lead of equal masses,
पुट ऑल द 3 स्फीयर्स इन बॉइलिंग वाटर इन द बीकर फॉर सम टाइम। इन तीनों स्फीयर्स को उठाकर आप एक ही बीकर में डालोगे जो कि जिसमें पानी बॉयल हो रहा है। टेक द 3 स्फीयर्स आउट ऑफ द वाटर, फिर तीनों को बाहर निकालो। ऑल द स्फीयर्स विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स, व्हाई? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसके चलते वो जो स्फीयर्स है उनको भी हम तब तक रखेंगे जब तक उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। एक बार तीनों टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गए, वी रिमूव देम एंड पुट देम इमीडिएटली ऑन द थिक स्लैब ऑफ वैक्स। उन तीनों को हम लोग वैक्स स्लैब पे डाल देंगे। देन यू नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्फीयर गोज इनटू द वैक्स। यू रियलाइज हियर कि आयन सबसे ज़्यादा नीचे गया है, उससे कम नीचे कॉपर गया है और उससे कम नीचे लेड गया है। So when you put these spheres in the tray of wax, they go inside. Iron has covered the maximum depth. Copper ने उससे कम और lead ने उससे भी कम. So what do you observe? Iron sphere goes deeper. Copper sphere goes intermediate. Lead sphere goes least. सबसे कम lead गया, सबसे ज़्यादा iron गया और बीच में copper. It means for equal rise in temperature, 3 spheres have absorbed different amount of heat. इससे क्या पता चला हम लोगों को कि आयन के केस में हीट ज़्यादा आयन ने एब्जॉर्ब किया था, ज़्यादा हीट लेके वो आया, सो इट वेंट इनसाइड। ये थोड़ा कम हीट लेके आया और ये मिनिमम हीट लेके आया, लेकिन तीनों कितने पे आए थे? 100 डिग्री सेल्सियस पे आए थे और तीनों इनिशियली कौन से टेम्परेचर पे थे? सेम टेम्परेचर पे थे। तो 0 XYZ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लो, वहाँ से 100 तक आने के लिए आयन ने इतना सारा हीट लिया था, कॉपर ने उससे कम लिया था और लेड ने मिनिमम लिया था। व्हाट वी रियलाइज? इट मीन्स फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर the spheres have absorbed different amount of heat. It means specific heat is different for different spheres. इससे क्या पता चला कि अलग अलग spheres के लिए या फिर अलग अलग मटेरियल के लिए specific heat क्या होता है? अलग अलग होता है। So now let us define specific heat. The amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of an object by 1 degree Celsius is called specific heat. हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। इसको मैं A बोलता हूँ, इसको मैं B बोलता हूँ, इसको मैं C बोलता हूँ। और लेट अस से ये सब लोग रफली 26 डिग्री सेल्सियस पे हैं। इनको मैंने हीट करना चालू किया और कब तक हीट किया? जब तक ये 27 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच गए। तीनों का मास भी सेम रखा। व्हाट डिड आई ऑब्जर्व कि A took X calories or joules of heat, B took Y calories and C took Z calories. तो ये देख रहे हो आप X, Y और Z, ये तीनों अलग अलग आए हैं। इनिशियल टेम्परेचर तीनों का सेम, मास तीनों का सेम, फाइनल टेम्परेचर तीनों का सेम, लेकिन जो एनर्जी लिया, जो हीट एब्जॉर्ब किया, वो तीनों का अलग अलग है। सो व्हाट इज X? X इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A। अच्छा, A, B और C तीनों का मास कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। तीनों का मास 1 kg होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूनिट मास बोला है, ठीक है। सो X इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A, Y इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B एंड Z इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ C। Why? बिकॉज स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन ही वही है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass by an object by 1 डिग्री सेल्सियस। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट ले लो यूनिट मास का, उसको हीट देना शुरू करो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए जितना हीट लगता है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट अमाउंट ऑफ हीट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर C। उसको हम लोग C से इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन लिखना रहेगा, राइट, C आयन, C कॉपर, दैट इज हाउ वी डिनोट एक्चुअली, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर केजी। CGS यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑब्जेक्ट्स का स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ है। वाटर का इट इज 1, पैराफिन 0.54, केरोसिन 0.52, एल्यूमिनियम 0.215, आयरन 0.110, कॉपर 0.095, सिल्वर 0.056 एंड मर्क्यूरी 0.033। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको डेफिनेटली बाय हार्ट करने की ज़रूरत
नहीं है। यू नीड नॉट बाय हार्ट एनीथिंग रैंडमली गिवन इन योर बुक्स। ये आदत मत डालो कि पूरा का पूरा टेबल आप रट लोगे। ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी डायरेक्टली। हाँ, एमसीक्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे वाटर का आ सकता है, आयरन का आ सकता है, कॉपर का आ सकता है, बट नॉट एवरीथिंग। और जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल में ज़रूरी होगा कि आपको किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे इट इज़ मैंडेटरी टू गिव फ्रॉम आर एंड, पेपर सेटर्स एंड, टू गिव यू द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। आगे देयर इज अ नोट हियर एंड दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। फॉर राइज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, मतलब A1 नहीं, कितना भी 3, 4, 5 इतना टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना रहेगा तो हीट एब्जॉर्ब कितना है mc इंटू डेल्टा टी, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी? कितने डिग्री सेल्सियस से तुमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। mc डेल्टा टी मतलब डेल्टा टी मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से तुमको टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करना है। सो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज दैट पर्टिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। फॉर फॉल इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, हीट रिलीज्ड विल बी सेम, मतलब हीट रिलीज करना हो या हीट एब्जॉर्ब करना हो, mc डेल्टा टी this remains same, where m is the mass of that entity, substance, whatever, c is the specific heat capacity of that material, and delta t is the amount of rise or amount of fall in temperature। ठीक है, मतलब अगर आपको रैंडम एक कुछ भी दे दिया, कुछ भी, लेट से आपको कॉपर प्लेट दे दिया, उस कॉपर प्लेट का कुछ तो XYZ मास होगा और आपको बोला गया है कि उसको 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, तो बताओ कितना हीट लगेगा। तो पहले तो आप उस कॉपर प्लेट का मास देख लो, फिर टेबल में जाके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख लो, उसके बाद कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो देख लो। 30 to 50 मतलब 20 हो गया। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द प्लेट मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उतना अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो अगर टेम्परेचर कम करना हो तो उतना अमाउंट ऑफ हीट इज नीड टू बी रिलीज और रिमूव्ड। मूविंग फर्दर, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इज बेसिकली मीन्स कि हीट हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वी नो दैट बिकॉज दैट इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी एंड एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. That is something that we are already aware of, but at the same time heat can be transferred from one body to another। और हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है उसका एक लॉजिक है, उसकी एक थियोरी है, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। वो क्या बोलता है? If system of hot object and cold object is kept in a heat resistant box, heat resistant box मतलब उसमें से ना हीट बाहर जाना चाहिए ना अंदर जाना चाहिए। ऐसे सिस्टम में अगर आप एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखोगे, द हीट एनर्जी लॉस्ट शुड बी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन। ऑफ कोर्स हीट एनर्जी कौन लूज करेगा? जिसमें ज़्यादा हीट है। हॉट बॉडी विल लूज द हीट एनर्जी एंड कोल्ड बॉडी विल गेन द हीट एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोलता है कि अगर आप एक ऐसे सिस्टम में हीट रेजिस्टेंट बॉक्स में दो ऑब्जेक्ट रखते हो, एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो हॉट ऑब्जेक्ट जितना एनर्जी लूज करेगा उतना ही एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा। सो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, देन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड हॉट ऑब्जेक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन सेंस है। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, शुरू में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक कोल्ड है, इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन विथ टाइम ये टेम्परेचर कम होते जाएगा और ये टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, हॉट का विल गो ऑन डिक्रीजिंग। दिस विल कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट विल बिकम इक्वल। जब तक इन दोनों का टेम्परेचर कॉमन नहीं हो जाता तब तक एक का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, एक का कम होता रहेगा। विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन। हीट ट्रांसफर का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर आप हीट रेजिस्टेंट सिस्टम में या फिर बॉक्स में जिसमें से हीट ना बाहर जाने वाला है ना अंदर आने वाला है, ऐसे सिस्टम में, ऐसे बॉक्स में अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रखते हो, एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हॉट ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करने वाला है, कोल्ड ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करने वाला है। तो जितना एनर्जी हॉट ऑब्जेक्ट लूज करता है उतना ही एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करता है। और इस लॉस गेन के पीछे टेम्परेचर का गेन कैसा है? हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होता जाएगा बिकॉज इट इज लूजिंग हीट एनर्जी,
और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बिकॉज इट इज गेनिंग हीट एनर्जी। और ये टेम्परेचर का कम होना ज़्यादा होना कब तक चलेगा? जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, जब तक दोनों टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। मूविंग फर्दर, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। नाउ किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे स्पेसिफिक हीट मेजर करना है तो उसका मेथड क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री that exists as a concept in thermodynamics, which is basically a simple method to find out specific heat of any object. So specific heat of solid object can be measured by mixing method. If hot object is put in a water in a calorimeter, heat exchange between the water, calorimeter and solid starts. मतलब क्या? एक कंटेनर लेंगे जिसमें वाटर है और उसमें आप एक हॉट ऑब्जेक्ट डालते हो, इस कंटेनर को कैलोरीमीटर बोलते हैं। सो जितना भी हीट वो सॉलिड ऑब्जेक्ट लूज करेगा वो हीट वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेगा। कैलोरीमीटर मतलब द वेसल, द कंटेनर। सो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। हाउ मच विल बी हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट? मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी ऑफ सॉलिड, इतना हीट लूज करेगा सॉलिड ऑब्जेक्ट। हीट गेन बाय वाटर कितना रहेगा? मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। Okay, so heat lost by solid object is equal to heat gained by water and heat gained by calorimeter. So this is the equation which basically is the concept behind calorimetry, and that equation will help us do the mathematics of the heat exchange. बहुत simple concept है। एक ऑब्जेक्ट है, कंटेनर है, बीकर है, जिसको कैलोरीमीटर बोला जाता है। उसके अंदर पानी है, there is water, then you insert a solid object which is hot. तो solid object will lose the heat and water and calorimeter will gain the heat. So solid object का heat loss will be equal to calorimeter का gain plus water का gain. In terms of specific heat, this is the formula. So that is all about calorimetry and heat exchange. So in this chapter so far we have understood heat and temperature का difference, phase change. We also got to know about anomalous expansion of water, its applications, Hope's apparatus. We got to know how do heat ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज समझ में आया। हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये समझ में आया। हमने ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी पढ़ा, एंड टुवर्ड्स द एंड वी अंडरस्टूड कैलोरीमेट्री एज वेल। इन दिस सेशन प्रोसीडिंग वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, साइंस 1 में मेजॉरिटी जगहों पे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं इसके पहले भी कई सारे चैप्टर्स में आपको मेथड बता चुका हूँ, टेक्निक बता चुका हूँ। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा इस चैप्टर के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको अभी तक फॉलो करते आए हो और आगे भी फॉलो करोगे। सो जब कभी मुझे किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, सो माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फॉर्मूले लिस्ट। आई शुड बी वेरी मच थरो विथ ऑल द फॉर्मूले दैट एग्जिस्ट इन द चैप्टर। द सेकेंड थिंग इज ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उसके लिए उस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशंस हैं उस पर मेरा अच्छा कमांड होना चाहिए। और डेरिवेशन समझने के लिए उस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आप लॉ बोल लो या फिर आप रूल्स बोल लो, उस पर मेरा कमांड होना चाहिए। और ये उसके बाद ये उसके बाद ये होने के बाद आई शुड सॉल्व ऑल द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ऑन माई ओन, एंड देन आई शुड गो फॉर द अनसॉल्व्ड वंस। ओके, अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि हीट
लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। और दूसरी बात, स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत Q इज mc डेल्टा T, ऑल्सो लैटेंट हीट इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत Q इज इक्वल टू मास इंटू द लैटेंट हीट, राइट। ये हम कब यूज करेंगे? ये हम तब यूज करेंगे जब फेस चेंज हमारे ध्यान में आएगा कि कहीं किसी मटेरियल का किसी सिचुएशन में अगर फेस चेंज हो रहा है, समथिंग इज टर्निंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू व्हाटएवर, हम लोग फेस चेंज के दौरान लेटेंट हीट यूज करेंगे। और जब कभी टेम्परेचर में फर्क आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, इन दैट केस हम लोग स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट फोर्थ द क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस फॉर यू। मैंने कुछ क्वेश्चंस चुने जिससे कि सारे वैरायटी कवर हो जाएगी। विद दिस लेट अस स्टार्ट गोइंग अहेड विथ सॉल्विंग आवर न्यूमेरिकल्स ऑन द चैप्टर हीट। ठीक है, एक बात और जान लो अबाउट न्यूमेरिकल्स कि कभी भी किसी और को सॉल्व करते हुए देख के अगर आपको लगता है कि आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक बढ़ जाएगी, बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Unless and until you take your pen and paper down and sit down and solve your numericals, you won't be able to master the technique. ठीक है? So please see to it that I solve some numericals for you. Rest of the numericals, some extra numericals from Google, from internet, from notes, wherever, you get some questions on hand and practice them on your own. Liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. पानी से आइस बनने वाला है। If water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg ice, water है 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको कन्वर्ट करना है आइस में, और कितने आइस में? 2 kg आइस में। How many grams of ammonia are to be evaporated? कितने ग्राम्स ऑफ अमोनिया हमको इवेपोरेट करना है? Latent heat of evaporation of ammonia is 341 कैलोरीज पर ग्राम। सो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग आइस या वाटर की डिटेल्स मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग अमोनिया की डिटेल्स मेंशन करेंगे। अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया मेंशन नहीं किया है। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया मेंशन नहीं किया है तो स्पेसिफिक हीट नहीं मेंशन करने की वजह से वहां पे टेम्परेचर चेंज का फैक्टर नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आप स्पेसिफिक हीट कॉन्सेप्ट कब यूज करोगे? जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे आपको दिखाई दे। सो अमोनिया का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे ब्लैंक आ गया, T1 T2, स्पेसिफिक हीट भी ब्लैंक आ गया, सीधा लेटेंट हीट मेंशन हुआ। सो इन केस ऑफ अमोनिया ओनली लेटेंट हीट गॉट मेंशन एंड मास इज नॉट मेंशन बिकॉज इट इज अननोन, पता नहीं हम लोग को। इन टर्म्स ऑफ वाटर आइस वी नो एवरीथिंग, हमको मास पता है, हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, हमको इनिशियल टेम्परेचर पता है। आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0 तक जाएगा, तो हमको फाइनल टेम्परेचर पता है। ऑल्सो लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80, ये हमको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज latent heat of water you should know, or ice whatever you call it, it is 80 kilocalories per kg. फाइन। तो अब मुझे M1 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। सो QA इज इक्वल टू QB। इसके अंतर्गत अगर मुझे सॉल्व करना है तो QA की जगह आ जाएगा MC डेल्टा D और उसकी जगह आ जाएगा ML। टेकिंग दिस थिंग फर्दर, व्हाट इज QA? वाटर आइस में कन्वर्ट भी होने वाला है, मतलब उसमें फेस चेंज भी होने वाला है, और उसका टेम्परेचर 0 से 20 तक भी जाने वाला है, और रादर 20 से 0 तक भी आने वाला है। तो वाटर के केस में दोनों बातें आएंगी, लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट आएगा और आइस का कन्वर्जन का भी कॉन्स्टेंट आएगा। तो जो कन्वर्जन कॉन्स्टेंट है वो लेटेंट वाला है और टेम्परेचर राइज वाला स्पेसिफिक वाला। तो उसके लिए दिस इज द इक्वेशन। लेकिन अमोनिया के केस में इट इज ओनली लेटेंट हीट, अमोनिया के केस में इट इज ओनली लेटेंट हीट, वहां पे टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा। सो फ्रॉम दीज टू फॉर्मूले इफ यू सी, वाटर के लिए हमने दोनों चीजें कंसिडर की, अमोनिया के हमने सिर्फ लेटेंट हीट कंसिडर किया। नाउ हीट चेंज और हीट एक्सचेंज को अगर ध्यान में रखते हुए व्हेन यू राइट डाउन दिस इक्वेशन यू पुट अप ऑल द वैल्यूज, बाकी सारे वैल्यूज अब लिख दो, सिर्फ M1 को ऐसे ही रखा है। देखो
we kept m1 like that only, and last में we understood m1 is 200 by 341 which is 0.58 kgs, hence 0.586 kgs का मतलब है 586.5 grams ऑफ अमोनिया विल बी रिक्वायर्ड। तो इतना ग्राम अमोनिया रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि हम लोग अमोनिया के हेल्प से वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में। वाटर जब कन्वर्ट होगा आइस में तो वाटर को पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक आना है, तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट मैटर करेगा, और उसके बाद उसको 0 डिग्री से आगे आइस में कन्वर्ट होना है, तो वहाँ पे लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। वो दोनों बातें यहाँ पे आ गई। अमोनिया में टेम्परेचर राइज टेम्परेचर फॉल कुछ हो ही नहीं रहा, वहाँ पे सिर्फ लेटेंट हीट इज इंपॉर्टेंट, हेंस QA इक्वल टू QB करके दिस इज द सोल्यूशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। और एक बात, यहां जो L है वो क्वेश्चन में दिया है, उसको डायरेक्टली हमने यूज कर लिया। मूविंग अहेड, इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स A एंड B। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, दोनों का मास सेम है 1 ग्राम, दोनों को सेम अमाउंट हीट दिया हमने। टेम्परेचर ऑफ A इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड B बाय 5 डिग्री सेल्सियस। A का टेम्परेचर चेंज कितने से हुआ? 3 डिग्री से हुआ, और B का 5 डिग्री से हुआ। हीट इज गिवन, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर दोनों का बड़ा होगा। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट? हम लोग को स्पेसिफिक हीट मतलब स्मॉल c ऑफ A एंड स्मॉल c ऑफ B, ये हमको कंपेयर करना है। टेबल बना लिया हम लोगों ने, यहाँ पे A के डिटेल्स मेंशन किए, यहाँ पे B के डिटेल्स मेंशन किए। दोनों का मास 1 ग्राम एज गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों का डेल्टा T लिख लिया, एक का 3 डिग्री एक का 5 डिग्री। अब हीट सप्लाइड इज सेम, क्वेश्चन में दिया है इक्वल हीट, हेंस QA इक्वल टू QB। अब QA इक्वल टू QB हमको पता है और डेल्टा T हमारे पास है। इफ QA is equal to QB, aren't we saying that MA, CA and delta T for A is equal to MB, CB and delta T for B? Yes, of course we are saying this. See, 1 will get cancelled. 3CA is 5CB, therefore CA is 5 by 3 times CA. CA is 5 by 3 times CB, जिसके चलते हमको ये पता चला कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोन A इज मोर, इट इज ग्रेटर बाय फैक्टर ऑफ 5 by 3। A का जो स्पेसिफिक हीट है वो B से ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है? 5 by 3 फैक्टर से ज्यादा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको दोनों एंटाइटीज के मासेस दिए हुए थे, आपको दोनों एंटाइटीज का चेंज इन टेम्परेचर दिया था, और आपको सिर्फ दोनों का स्पेसिफिक हीट कंपेयर करना है। ऐसा भी नहीं कि आपको फाइंड करना था। अगर फाइंड करना होता तो मुश्किल हो जाता, बिकॉज एक ही इक्वेशन है, उसमें 2 वेरिएबल्स है। मैथ्स अलाउ नहीं करता। मैथ्स क्या बोलता है? 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल एक इक्वेशन। बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, CA CB दोनों पता नहीं और इक्वेशन एक ही थी, इसलिए वैल्यू फाइंड करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग कंपेयर करके रेशियो बता सकते हैं, और वो देख के हमने बताया कि भाई आपका जो A वाला फैक्टर है, फिर A वाले जो सब्सटेंस है, एंटाइटी है, मैटर है, जो भी है, वो B वाले से ज्यादा है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी। और कितने फैक्टर से? तो 5 by 3 फैक्टर से। मूविंग अहेड, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट। थर्मली इंसुलेटेड पॉट का मतलब होता है जिसमें से हीट अंदर ना आ पाए, ना उसमें से बाहर जा पाए। हैज 150 ग्राम ऑफ आइस, सो हमको आइस का मास मिल गया एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मिल गया। हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स्ड टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन्ड। हम लोग को स्टीम ऐड करना है फाइनली क्या बनने के लिए? वाटर बनने के लिए। सो ये हमारा टेबल है, हम स्टीम और आइस के डिटेल्स मेंशन करेंगे। स्टीम कितना है वो हमको फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स वो अननोन आएगा। आइस कितना है हमको पता है। दोनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहेगा बिकॉज दे आर बेसिकली वाटर के फॉर्म्स। इसका इनिशियल टेम्परेचर 100 है, इसका 0। दोनों लास्ट में 50 होने वाले हैं। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे, तो T2 आ गया। इसका लेटेंट हीट रिक्वायर्ड है और इसका लेटेंट हीट हमको पता है। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट इन दोनों को कब कहाँ यूज करना है ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इन द इनिशियल फेज, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए तो उसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। सो M1 इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। वी नो QA इक्वल टू QB। अब Q में ये दोनों फैक्टर आ गए। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो स्टीम इज गोइंग टू वाटर एंड देन वाटर इज गोइंग टू 50 डिग्री। मतलब पहले 100 डिग्री का स्टीम जो है वो बनेगा वाटर, लेकिन 100 डिग्री पे ही, और 100 डिग्री का वाटर फिर बनेगा वाटर 50 डिग्री पे। मतलब क्या? यहाँ पे जो कन्वर्जन है that will be latent conversion, latent heat, लेकिन यहाँ वाला will be specific heat. So this is the equation of QA.
और इस केस में क्या होगा, आइस सिंपली वाटर बनने वाला है, पहले लेटेंट केस में और फिर स्पेसिफिक केस में। तो पहले स्टीम, वाटर, वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप, यहां पे आइस, वाटर, वाटर का टेम्परेचर राइज होना चाहिए। एंड QA इक्वल टू QB इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यू हैव टू जस्ट गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द मैथमेटिकल वैल्यूज एंड यू विल रियलाइज दैट M1 इज गोइंग टू बी 33 ग्राम्स। M1 कितना आया, 33 ग्राम्स। तो हमारे पास दो चीजें थी, एक हमारे पास आइस था, दूसरा हमारे पास स्टीम था। हम लोग स्टीम को आइस को ऐड कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं कि लास्ट में पानी बने, और कितना पानी बने, 50 डिग्री सेल्सियस का पानी बने। तो स्टीम तो पहले आइस बनेगा, तो वो फेज चेंज है, तो वहां पे लेटेंट हीट आएगा, और उसके बाद स्टीम पहले वाटर बनेगा और वहां पे लेटेंट हीट आएगा बिकॉज वो फेज चेंज है, और फिर वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा 100 से 50। और उस केस में आइस पहले वाटर बनेगा और वो भी फेज चेंज है, वहां पे लेटेंट हीट आएगा, और उसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज करना है 50 तक। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। दिस इज अबाउट लेटेंट हीट एंड दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट, लेकिन किसका, स्टीम का। दिस इज अबाउट लेटेंट हीट एंड दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट, लेकिन किसका, आइस का। और लास्ट में क्या बोलना है, लास्ट में बोलना है कि भाई QA शुड बी इक्वल टू QB एंड जस्ट गो ऑन substituting the values, you'll get the answer. Moving further, a calorimeter has mass 100 gram and specific heat this much. तो कैलोरीमीटर का हमारे पास मास है और हमारे पास स्पेसिफिक हीट भी है। इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे पास लिक्विड का भी मास है और लिक्विड का टेम्परेचर भी है, हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस मच। If we drop a piece of ice of mass 10 gram at 0, what will be the temperature of the mixture? हमको फाइनल टेम्परेचर क्या है पूछा है। अब यहाँ पे तीन एंटाइटीज एक्चुअली, आइस है, वाटर है और कैलोरीमीटर है। आइस का मास वी नो, वाटर का मास वी नो, कैलोरीमीटर का वी नो, इसका स्पेसिफिक हीट वी नो, इसका इट इज गिवन, इसका वी नो। T1 इनिशियली सबके टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर तीनों का क्या होगा हमको पता करना है। और लेटेंट हीट सिर्फ आइस के केस में आएगा, वाटर और कैलोरीमीटर के केस में नहीं आएगा, बिकॉज वाटर इज नॉट चेंजिंग इनटू एनी अदर फेज, नेदर इज कैलोरीमीटर चेंजिंग इट्स फेज फ्रॉम वन टू अनदर। सिंस वी आर अवेयर विथ एवरीथिंग दैट वी रिक्वायर, we'll go ahead and solve with this formula that heat provided will be given into two aspects or heat extracted will be again given into two aspects. So पूरा Q जो है due to ice, पूरा Q जो है वो डिवाइड होगा Q1 और Q2 में. So these are the two formula that we know. What is happening in case of ice? Ice पहले water बन रहा है तो फेस चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे लेटेंट हीट आएगा, और वाटर फाइनली एक टेम्परेचर तक जा रहा है तो वहां पे स्पेसिफिक हीट आएगा. वाटर उसके केस में सिर्फ स्पेसिफिक हीट आएगा बिकॉज फेस चेंज हो ही नहीं रहा. कैलोरीमीटर वहां पे भी सिर्फ स्पेसिफिक हीट आएगा बिकॉज फेस चेंज हो ही नहीं रहा. बट व्हाट डू वी नो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. Q इज नथिंग बट what is happening due to the ice and Q1 plus Q2 is what is happening to water and calorimeter. So substituting that in the equation, हर जगह सब वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास T नहीं है. अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो ध्यान से, so you have everything here except T. You go on solving and you get temperature as 20.8 डिग्री सेल्सियस. हमको टेम्परेचर कितना मिला? 20.8 डिग्री सेल्सियस मिला. इस पूरे जर्नी में जहाँ पे आप सम सॉल्व कर रहे हो हीट चैप्टर के लिए, आपने ध्यान दिया होगा दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पढ़ के ये समझ पाना कि किसका फेस चेंज हो रहा है. अच्छा, फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो होने के बाद कितने टेम्परेचर तक राइज होना है या लूज होना है. आई विल रिपीट, while solving numericals on heat chapter, you have to be very much aware and very much clear about is the factor of latent heat going to emerge due to phase change. If at all that is happening, what is the temperature rise or gain after the phase has changed. Second thing, we also need to ensure कि जो भी हम लोग phase change use कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोग latent heat concept use कर रहे हैं, या तो उसका latent heat हमको पता हो या तो उसका लेटेंट हीट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो. अनलेस एंड अंटिल दैट इज गिवन वी कैन नॉट सॉल्व. वन होल ओवर हियर और वन प्रॉब्लम ओवर हियर इज, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक चीज का लेटेंट हीट क्वेश्चन में दे दिया हो लेकिन उसका यूज ही नहीं हो रहा, फेज एक्चुअली वहां पे चेंज हो ही नहीं रहा. सो टू बी वेरी मच अवेयर व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर नंबर 5. ऑन दिस नोट, आई विश यू ऑल द बेस्ट. गो अहेड, सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स and make sure that you are thorough with all the concepts, formulae, derivation and numericals of this particular chapter. See you soon with the next chapter. Thank you.